अगेन वेलकम इन साई एक्सपर्ट क्लासेस। बेटा आज हम जो अकाउंटेंसी का टॉपिक करेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है जी। देखिए डिसोल्यूशन जो होता है वो दो चीजों का होता है। एक होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है जी। जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के सपोज पार्टनर्स जो थे उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, या उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या उसने विलिंगली रिटायरमेंट ले लिया। मतलब जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाता है या अपना इंटरेस्ट जो है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है तो उसकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि जो फर्म है वो खत्म हो जाती है, फर्म कंटिन्यू रहती है। सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। ए रिटायर हो जाता है या बी की डेथ हो जाती है या सी फर्म को छोड़कर चला जाता है तो बाकी के जो पार्टनर्स है वो उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना मतलब सभी पार्टनर्स फर्म को खत्म कर रहे हैं, यानी सारी एसेट्स सेल कर दी, सारी लायबिलिटीज डिस्चार्ज कर दी, जो एंड में बचा वो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब फर्म के डिसोल्यूशन के मोड्स क्या है, ठीक है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स डिसोल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, पार्टनरशिप की नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कैसे किया जाता है हमने रिटायरमेंट और डेथ वाला टॉपिक कर लिया है, ठीक है। तो नाउ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो हमारे पास मोड्स क्या है, बेसिकली दो मोड्स होते हैं। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है। दूसरा होता है बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट, ठीक है। अब पहले बात करेंगे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट मतलब डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट, ठीक है। मीन्स पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स ने सबकी कंसेंट के साथ अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया और पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर दिया, ठीक है। सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ एग्रीमेंट से फर्म को डिसॉल्व कर दिया। दूसरा है जी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब जो डिसोल्यूशन होना ही होना है। अब ये क्यों होना है, when all the partners except one becomes insolvent, ठीक है। जब एक को छोड़कर बाकी के पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, ठीक है, या सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, ठीक है जी, या फिर बिजनेस इलीगल हो जाए, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड हो जाए। एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाए। ज्यादा कैसे, जैसे हमने कहा था कि इन केस ऑफ बैंकिंग मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 10 होते हैं
और नॉन बैंकिंग के केस में 20 होते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेंबर्स बढ़ जाए, बैंकिंग के केस में 10 होते हैं, नॉन बैंकिंग केस में 20 मेंबर्स होते हैं, 20 पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर हमारा बैंकिंग है तो उसमें 10 की बजाय 11 मेंबर्स हो जाएं, या फिर नॉन बैंकिंग है तो 20 की बजाय 21 हो जाएं। ठीक है, तो ये बढ़ गए ना, 20 और 10 की कंडीशन से बढ़ गए, तब भी आपकी फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो कंपलसरी हो जाता है, आपको फर्म जो है वो डिसॉल्व करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग सर्टेन कंटिंजेंसीज। सेकेंड हमने किया, फर्स्ट पॉइंट हमने किया बाय एग्रीमेंट, सेकेंड हमने किया कंपलसरी डिसोल्यूशन, थर्ड पॉइंट हमारा जो है दैट इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा। ठीक है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? देखो, आपने फर्म क्रिएट की थी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब आपका ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो जाए, आपकी फर्म का ड्यूरेशन, आप 4 पार्टनर थे, आप चारों ने एग्रीमेंट किया था 4 साल के लिए, फॉर 4 इयर्स। जैसे ही 4 साल कंप्लीट हुए आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, आपने कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए, वेंचर मतलब काम, कोई बिजनेस के लिए आपने कोई फर्म क्रिएट की थी। जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था एक बिल्डिंग बनाने का, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, जैसे ही आपकी बिल्डिंग बन गई आपका वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, या फिर बाय द डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी आपका पार्टनरशिप फॉर्म जो है खत्म हो जाएगा, या फिर आपके पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो तब भी आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट हमारा है पॉइंट कि हमारा डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है। तो लास्ट हमारा पॉइंट कहता है बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट वे। बाय नोटिस मतलब कोई एक पार्टनर जो है वो नोटिस दे सकता है सभी पार्टनर्स को कि इस फर्म को डिसॉल्व किया जाना चाहिए, तो उस नोटिस के जरिए भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट जो हमारी फर्म है वो डिसॉल्व होती है। लेकिन डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट कब डिसॉल्व करेंगे? जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए। अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, या फिर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, फिजिकली अनफिट हो जाए। ठीक है, या फिर उसने कोई गलत काम किया हो, गिल्टी हो, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उसने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से वो गिल्टी है, तब भी जो है जो कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे सकती है। यदि इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ब्रीच मतलब तोड़ना, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उस केस में भी कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे सकती है। या फिर अगर पार्टनर्स जो है, कोई भी एक पार्टनर या सभी पार्टनर अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी पार्टनर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो अपना शेयर जो है थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं उस केस में भी कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बोल सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी लगातार, फर्म जो है लगातार लॉस में जा रही है तब भी कोर्ट कह सकती है इसे बंद करो भाई, ये तो बहुत सिक कंपनी है, इसे बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड
जिस पर कोर्ट को लगता है कि इस फर्म को बंद कर देना ही सूटेबल होगा, तो कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करने के ऑर्डर इशू कर सकती है। तो इस तरह से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। अब उसके बाद है कि फर्म की डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है। ठीक है, पार्टनर्स तब तक थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेंगे जब तक कि फर्म की सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। ठीक है, इसके अलावा जब फर्म डिसॉल्व की जाती है तो पब्लिक को एक नोटिस इशू किया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि ये जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है। जिस रीजन से डिसॉल्व हुई है वो रीजन भी उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये नोटिस इशू नहीं हुआ तो नोटिस इशू होने तक जो पार्टनर्स हैं वो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है फर्म्स डेट वर्सेस पार्टनर्स डेट। एक तो फर्म के डेट्स हैं, दूसरे पार्टनर्स के पर्सनल डेट्स हैं। ठीक है, तो फर्म के केस में फर्म की सारी एसेट्स सेल करके, ठीक है, जो पैसा आएगा सबसे पहले फर्म के डेट पे किए जाएंगे। सबसे पहले फर्म के डेट पे किए जाएंगे और अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो पार्टनर्स के जो पर्सनल डेट्स हैं उन्हें पे किया जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स के डेट के अगेंस्ट अगर हम पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके, ठीक है, जो पैसा आएगा सबसे पहले उनके पर्सनल डेट्स पे किए जाएंगे, उसके बाद फर्म्स डेट पे किए जाएंगे। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किस कोई पॉइंट समझ ना आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका जो लाइक होता है उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।